ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देंगे। इसमें आपको सब कुछ गिवन है, बैलेंस शीट दे रखी है, नोट टू अकाउंट दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में 4 एडजस्टमेंट है। यहाँ तक क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 20,000, accumulated depreciation 15,000 was sold for 12,000. Okay. Non-current investment sold at a profit of 20%, which is transferred to capital reserve. डिवेंचर वो रिडीम हो रहे हैं 1 अप्रैल 21 को, टैक्स इज पेड एंड इंटीरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो यहाँ तक क्वेश्चन चल रहा है। अब क्वेश्चन करने का तरीका जो कैसे करना है वो हमने बताया था, बिल्कुल वैसे ही। पहले स्टेप में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉलो करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर हम फर्स्ट तो बनाएंगे, मैं यहीं से सॉल्यूशन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का, है ना। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, नेट प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट आइटम सबसे पहले निकाली जाती है, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये तो होता है जो सरप्लस का डिफरेंस होता है। जैसे ये सरप्लस है ना, सरप्लस 30,000 से 35,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो 5,000 ये आफ्टर टैक्स होगा। इसमें हम 4 चीज ऐड करते थे, 2 चीज लेस करते थे, तो वो आता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है ना। ये काम होता था। अब वो जैसे जैसे आइटम्स दिखेंगे वो वैसे हम डालते जाएंगे, इसकी जगह तो मैंने फिक्स कर दी, ठीक है। फिर हम बनाते हैं दूसरा, जैसे मशीन, जैसे सबसे पहले इसने बोला है मशीन की एंट्री। मशीन अगर दिख नहीं रहा तो मैं फिर बता देता हूँ। मशीन ड्यूरिंग द मशीन कॉस्टिंग 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15, सोल्ड फॉर 12। तो वर्किंग अगर हम देखें तो कॉस्टिंग थी 20, ठीक है। कॉस्टिंग कितनी थी 20,000, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने लगाया 15,000, तो ये फिर 5,000 की बुक वैल्यू आ गई। और उसे हमने सेल किया कितने में 12,000, तो 5 की चीज 7 में बेचेगा तो 12 में बेचेगा तो 7 का प्रॉफिट आ गया। अब इसका अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट में यहाँ साथ साथ बना लेता हूँ, आपको पूरा कंप्लीट दिख जाएगा। मशीन अकाउंट, इसके ये छोटा सा ही बनेगा। बैलेंस फ्रंट और यहाँ डाल देंगे, यहाँ कैश फ्लो कंटिन्यू कर दूंगा मैं, ठीक है। मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग डालेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। मशीन का नोट टू अकाउंट में पीपीई टेंजिबल जो देखा, मशीन कॉस्ट दे रही है 3.5 लाख से 4,70,000, 3.5 लाख से 4,70,000। और इसी के नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बना लेते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ ओपनिंग आएगा, यहाँ क्लोजिंग आएगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस डाल देते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 और 60, 50,000 ये 60,000 ये, ओके। अब ये जो हमने करा इसको पोस्ट करते हैं। जैसे पहले 15,000 रुपए, तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000, ये यहाँ से यहाँ भी आएगा टू मशीन। एडजस्टमेंट हमने सारी सीखी है, उसमें हमने पूरा डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट डिस्कस किया था। फिर हमने क्या करना है, सेल वैल्यू लगानी है बाय बैंक। सेल कितने की 12,000, सेल हमने की 12,000 की, 12,000 लगा दिया। और प्रॉफिट कितने का हुआ 7,000 का प्रॉफिट हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट 7,000, 7,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोज करेंगे तो 75,000, तो ये 75, 25,000 का क्या आ गया डेप्रिसिएशन चार्ज, ओके।
4,70,000, 80, 90, 97, 497, 4,97,000, 4,97,000 में से हम 357, 497, 357, 140, 1,40,000 का क्या आ गया परचेज। मतलब हमारी मशीन बढ़ रही क्यों है? क्योंकि हमने खरीदी है। अब इसकी पोस्टिंग हम क्या कर देंगे कैश फ्लो में, साथ साथ हम कैश फ्लो अकाउंट भी बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, नॉट एन अकाउंट, स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी फाइनेंसिंग। बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्वेश्चन को, थोड़ा सा इस तरीके से। अब मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा दिखेगा। तो अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन चार्ज निकल जाता है, ये चार्ज ही हमारा सबसे ऊपर तो नेट प्रॉफिट आता है ना, बिफोर टैक्स है ना। इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे ये वाला चार्ज। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये चार्ज दिखाना है, चार्ज जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 25,000 ये ऐड होगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या होगा, इसी में आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसमें हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 7,000 जो है वो लेस में डाल देंगे, 7,000 लेस में डाल देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एक आइटम ये सेल जो हो रही है 12,000 की, और ये जो परचेज हो रही है इन्वेस्टिंग में डालेंगे। सेल ऑफ मशीन कितने की है 12,000 की, और परचेज ऑफ मशीन परचेज है 1,40,000 की, ये परचेज हमने नेगेटिव में डाला, ओके। परचेज चला गया, परचेज और सेल दोनों चले गए, ओके। तो 4 इफेक्ट तो ले लिए हमने इसके, ठीक है। तो पहली एडजस्टमेंट हमारी हो गई। फिर आ जाओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एसेट्स है, तो एसेट्स की वैल्यू डालेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन से बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपकी है 50 से 40। ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 40,000। अब देखो सेल कितनी की हो रही है, सेल 10,000 की हो रही है, 50 थी पहले और अब 40 की बची, तो 10,000 की सेल हो गई। अब मैं कह रहा है ये जो 20% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 10,000 का 20% हो गया 12,000, तो 20% तो 2,000 हो गया, सेल वैल्यू 12,000 होगी, 10 की 12 में बेची होगी, तो प्रॉफिट हो गया होगा ना। तो बैंक ये 12,000 सेल वैल्यू कैसे आई, 10 + 2 20%, तो
12 और इसमें प्रॉफिट कितने का है 2000 का। ये जो प्रॉफिट है ना यहाँ पे P&L प्रॉफिट लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे हम जो कैपिटल रिजर्व लिख देते हैं और ये है प्रॉफिट, ठीक है। और ये टैली हो गया देखो 52। वैसे अगर ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की बात नहीं लिखी होती तो हम यहाँ P&L प्रॉफिट लिखते हैं, और P&L का प्रॉफिट जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो सारा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखते हैं 2000। लेकिन समस्या यहाँ पे आ गई कि यहाँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया गया है। तो कैपिटल रिजर्व देखो कहाँ पर है, देखो कैपिटल रिजर्व अकाउंट की बैलेंस पहले तो कुछ नहीं था और इस साल 2000 है, और ये 2000 कौन सा है, यही 2000 होगा, तो उससे नलीफाई हो जाएगा। नहीं समझ आया तो मैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में घुमा देता हूँ। यहाँ लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, ये नील, और ये क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है 2000। तो ये कैपिटल रिजर्व यहाँ से यहाँ गया है, तो बाय किस अकाउंट से जा रहा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2000, और ये 2000 अकाउंट बैलेंस हो गया ना ये, तो कैपिटल रिजर्व हम ट्रांसफर कहीं नहीं करते। अब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, अगर ये ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो कैपिटल रिजर्व जाता कहाँ, ये बढ़ रहा है तो ये रिजर्व यहाँ पे आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में बढ़ रहा है तो प्लस में डाल देता मैं इसको। लेकिन इस क्वेश्चन में ये तो बैलेंस ही हो गया, तो बैलेंस ही हो गया तो अब ये कहीं नहीं जाएगा, मतलब इस प्रॉफिट की एंट्री कहीं नहीं होगी, यहाँ पर हो गई तो ये नलीफाई हो गया, दैट क्लोज हो गया, मतलब ये खत्म होगी बात इसकी, अब इसकी कोई बात नहीं चलेगी, ठीक है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के भी सारे इफेक्ट लेते हैं, जैसे सेल हमने निकाली तो इन्वेस्टिंग है, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल आपकी आ गई 12000 की, ठीक है। तो ये 12000 हमने यहाँ पर ले लिया ऐड, और कुछ भी आइटम इसमें ट्रांसफर नहीं होने वाली, ठीक है। तो हमने इसकी ये नॉन करंट वाली भी कर दी। अब डिवेंचर की बात करते हैं। ये जो डिवेंचर है 12% डिवेंचर, नॉन करंट लायबिलिटी 12% डिवेंचर, ये कह रहा है रिडीम करें, रिडीम मतलब रीपेमेंट 1 अप्रैल 21 को, मतलब स्टार्टिंग में देखो 31 मार्च 21 बोल दो या 1 अप्रैल 21 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 21 को ही पे कर दिया। पता है इसका मतलब क्या है, पहले एडजस्टमेंट 3 का मतलब ध्यान से देखो, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसी ये डेट क्यों दे रहा है, ये सब कुछ कहानी हमें इंटरेस्ट के लिए बताई जाती है। ये डेट हमेशा इंटरेस्ट को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन में डेट दे दी हो तो इंटरेस्ट के लिए होती है वो डेट। अब जैसे कि आपका 1 अप्रैल पहले 31 मार्च 20 का बैलेंस, 21 का बैलेंस है 1 लाख, डिबेंचर की बात कर रहा हूं मैं 1 लाख, और 31 मार्च 22 का बैलेंस है 80,000। अब रिडम्पशन तो हो रहा है, 1 लाख से वैल्यू हो गई 80,000, 1 लाख से 80,000, तो इसका मतलब रिडम्पशन तो हुआ है, तो फाइनेंस में तो जाना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिडम्पशन और डिबेंचर तो हो रहा है कितना 20,000, ये नेगेटिव तो जाएगा ही जाएगा, तो ये रिडम्पशन तो होगा ही होगा। लेकिन समस्या ये है कि ये 12% डिवेंचर जो है ये किस पे, अब 12% किसका लगा है, 1 लाख का या 80,000 का, तो वो डेट रिडम्पशन की इंपॉर्टेंट आ गई 1 अप्रैल 21 को, मतलब यहीं पे हमने 20,000 की पेमेंट यही कर दी, तो ये 80,000 यहीं पर 1 अप्रैल का बैलेंस, 1 अप्रैल 21 का बैलेंस 80 रहा, तो पूरे साल यहाँ तक 80 ही रहा, तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, जो कि 80,000 पे देना पड़ेगा। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट डेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तब क्या करेंगे, तब क्या करना है भाई, जब डेट ना दे रही हो तो ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट दे देता मैं, 1 लाख का 12% 12,000 निकलता, वो इंटरेस्ट की एंट्री हम 12,000 से कर देते। लेकिन इस क्वेश्चन में डेट दे दी कि भाई रिडम्पशन हमने 20 की स्टार्टिंग में कर दी, तो 80,000 पूरे साल यूज किया होगा कंपनी ने पैसा, तो 80,000 का 12% में डिबेंचर इंटरेस्ट देना है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट 12 96 9600 हो गया, तो यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट
नॉन कैश में चला जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा कितना चला जाएगा 12/8/96, मतलब 80,000 पे भी 12%, 9600 हो गया। तो 9600 यहाँ, और डिबेंचर इंटरेस्ट 9600 माइनस में डाल देंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस में भी डाल दिया हमने। आया समझ में? ओके, आगे चलते हैं। तो हमने ये वाली एंट्री भी कर दी। अब टैक्सेस पेड, टैक्स पेड, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन, तो यही मेड और यही पेड, तो इसको मेड मान लो, टैक्स मेड मान लिया इसको मैंने पहले 15,000, और टैक्स पेड फाइनेंस भी चला जाएगा, टैक्स पेड फाइनेंस में 15,000 नेगेटिव, ठीक है। ओ नो नो, टैक्स पेड फाइनेंस में नहीं जाता भाई, ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में लेस होता है। ये क्या ब्लंडर हो गया। टैक्स पेड आपका एक तो यहाँ आ जाता है, और इन्वेस्टिंग के जस्ट ऊपर लेस होता है टैक्स पेड 15,000, यहाँ पे लेस होगा। अब आगे चलते हैं, टैक्स पेड वाली होगी। अब डिविडेंड पेड दो जगह 25,000, एक तो डिविडेंड पेड इंटीरियम डिविडेंड है ना, आपने कितना पे करा है 25,000 का, और ये फाइनेंस में लेस होता है। इंडियन डिविडेंड 25,000 नेगेटिव, ठीक है। तो हमने पांचों एडजस्टमेंट कर दी। अब पांचों एडजस्टमेंट करने के बाद मैंने बताया था सबसे पहले एडजस्टमेंट के बाद हम नोट टू अकाउंट पे कूद पड़ेंगे। कैपिटल रिजर्व का बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन कैपिटल रिजर्व तो टैली हो गया, तो ये कहीं नहीं जाएगा। जनरल रिजर्व की बात करते हैं, 20 से 33, तो 13,000 का बैलेंस जनरल रिजर्व आपका नेट प्रॉफिट बिफोर निकालने के लिए यूज होगा, 13,000 आ गया, ठीक है। और सरप्लस का बैलेंस तो हमने पहले लिया 30 से 35, तो 5,000 आपका यहाँ आ गया। ये आपको दिख रहा होगा, मैं बता रहा हूँ साथ साथ, पहले हमने पूरा क्वेश्चन दिखाया, इसमें थोड़ा एंगल चेंज किया था, उससे थोड़ा हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, पीपी अकाउंट हम पहले ही बना चुके हैं मशीन का, और उसके सारे ऑल्टरनेट इफेक्ट मैं पहले ही ले चुका हूँ, ओके। तो ये नोट दोनों मैंने कवर कर दिए। तो देखो, मैंने नीचे से स्टार्ट करना होता है, पहले हमने क्या करा, एडिशनल इंफॉर्मेशन कवर करी, फिर हमने नोट्स कवर कर दिए, ठीक है। नाउ अब हम बैलेंस शीट कवर करेंगे, ऊपर से लेके यहाँ पर नीचे तक चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बढ़ रही है, अगर आप ध्यान दें तो शेयर कैपिटल 3 लाख से 3,50,000 हो रही है, तो इश्यू हो रहा है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, पैसा आ रहा है 50,000 से इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस नोट बना चुके हैं, डिवेंचर की रिडम्पशन हम कर चुके हैं। बैंक लोन 25 से 15, ये कम कैसे हो गया, हमने रिडम्पशन की होगी। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कराया 10,000 रुपये, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000, और ये नेगेटिव हो गया ना, जब लायबिलिटी पे कर रहे हो आप तो रीपेमेंट हो रही है तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ट्रेड पेबल 60 से 1,65, तो 1,05,000 इंक्रीज कर रहे हो, तो इंक्रीज ऑपरेटिंग में आता है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 1,05,000, ठीक है। फिर नॉन करेंट पीपी हो चुका है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इन्वेंट्री नहीं हुआ, इन्वेंट्री 50 to 52, 30 to 52, मतलब 22,000 का इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना हो रहा है भाई, इन्वेंट्री 22,000 की इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो कैश में डिक्रीज 22 से कम होगा,
और ट्रेड रिसीवेबल 40 से 60, ये भी बढ़ रहा है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 40 से 60, तो 20,000 का ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो कैश विल इंक्रीज। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मैं लास्ट में डालूंगा सबसे टोटल के बाद। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर यहाँ आ जाएगा टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये टोटल आ गया। फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस 1,15,000, तो 1,18,000 क्लोजिंग आ जाएगा। तो यहाँ मैं 1,15,000 डालूंगा, आंसर 1,18,000 आना चाहिए, तो ठीक है। अब ये सारा करने के बाद हम सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 क्लोज करके ऊपर लिखेंगे 20, 45, 48, 58 हो गए। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 58 आ गया, ठीक है। यहाँ तक पहले करो टोटल 58 और 25 और 2,600 और 7,000 माइनस कर दो, तो 8, 5, 13, 7, 8, 83 और 2,600, 85,600 हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर एडजस्ट करेंगे 85 में, ये जैसे कि 1,05,000 ही ऐड है, बाकी तो तीनों नेगेटिव है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 22, 42, 47, 57 ऐड करते हैं, लेस हो गया 57, 15 में से 48 ऐड करना है इसमें 85 में, 7, 13, 1,33,600, ये ऑपरेटिंग का आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद आ